हेलो फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक। आप सबकी पढ़ाई लगातार होती होगी। हम उम्मीद करते हैं आप सब रोज का रोज काम अपना पूरा करते होंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं? जो ना समझ में आया तो पूछ लीजिए कमेंट में करके। सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, आप बताइएगा। आज हम बायो का, बॉटनी का चैप्टर 2 लेके आया है। पहले हमने पढ़ा दिया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पढ़ाएंगे, जिसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा। यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ाएंगे कि आ, क्या एकल संकर संकरण क्या होता है। उसके पहले हमने पढ़ा दिया था अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकी जनक कौन है, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा अनुवांशिकी के जनक कौन है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक और प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है। आप लोग इसको कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और बताइए हमको, आज हम पढ़ाएंगे वंशागति। वंशागति क्या होता है आप लोग बताइए। वंशागति क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, वंशागति का मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ाएंगे एकल संकर संकरण क्या होता है। देखिए हम लोग क्या पढ़ाते हैं, एकल संकर संकरण क्या है। एकल एक संकर संकरण, पहला नियम एक संकर संकरण मेंडल का ही है, चल रहा है मेंडल का एक संकर संकरण। हाँ, मेंडल का एक संकर संकरण यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेंडल का, और किसी का नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल का। मेंडल ने किस मेंडल का मेंडल ने किस पादप पर या किस चीज का मटर का यूज क्यों किया, और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप बताइएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट में करके बताइए। एक संकर संकरण क्या होता है, एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। यह अत्यंत आधारभूत लक्षण है। यह अत्यंत आधारभूत लक्षण है। मेंडल ने, नोट पॉइंट में लिखो, मेंडल ने सातों लक्षणों को मेंडल ने सातों लक्षणों का एक संकर संकरण कराए थे। यहां तक समझ में आए। एक संकर संकरण क्या होता है, एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। यह एक अत्यंत आधारभूत संरचना होती है। उसके बाद मेंडल ने सातों लक्षण क्या होता है, तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली का रंग, फली की आकृति। मेंडल ने सातों लक्षणों, यही लक्षण होता है सात जो हमने बताया अभी, सातों लक्षणों को एक संकर संकरण कराए थे। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में ले रहे हैं हम तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई, लंबा और बौना। लंबा कौन सा विशेषज्ञ है, लंबा और बौना कौन कौन सा विशेषज्ञ है, लंबा प्रभावी विशेषज्ञ है और बौना अप्रभावी विशेषज्ञ होता है। देखिए एक संकर संकरण कैसे कराया जाता है हम लोग आगे देखते हैं। कितना समझ में आया, नोट करिए जल्दी से, आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा सर यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है समझ में आ गया ना। अब इसके आगे देखिए, नोट हो गया। आगे देखिए, एक संकर संकर तने की ऊंचाई को लेकर हम लोग करते हैं।
इधर हम ले रहे हैं लंबा और इधर ले रहे हैं बौना। देखिए कैसे हो रहा है। कैपिटल टी कौन सा युग्मजी है? स्मॉल टी कौन सा युग्मजी है? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। कैपिटल टी कौन सा युग्मजी है और स्मॉल टी कौन सा युग्मजी है? कैपिटल टी जो होता है वह सम युग्मजी है। सम युग्मजी है। और स्मॉल टी भी सम युग्मजी है। दोनों देखो समान है, सम युग्मजी। समझ में आया इतना? इसके बाद देखिए सम युग्मजी है तो एक लक्षण का निर्माण होगा। यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी से F1 पीढ़ी का निर्माण होता है। एक विषम युग्मजी विशेषक का निर्माण होता है। विषम युग्मजी का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। समझ में आना कैसे निर्माण हुआ? यहाँ से कैपिटल टी में से कैपिटल टी एक युग्मक, स्मॉल टी में से स्मॉल टी एक युग्मक, तो F1 पीढ़ी का निर्माण होता है जो विषम युग्मजी होता है। F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन की क्रिया चलती है। स्वयुग्मन की क्रिया के बाद एक लंबा, दो संकर, एक बौना का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन की क्रिया चलती है। स्वयुग्मन की क्रिया चलती है जिसमें एक लंबा, देखो स्वयुग्मन कैपिटल टी, देखो यही यहाँ बता रहे हैं हम। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्वयुग्मन की क्रिया चल रही है। देखो कैसे चलता है इसमें। यहाँ पे इसको ओपन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको ऐसे करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा है नहीं? आया ना? अब देखो इसका क्रॉस कराना है। एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराना है, एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराना है, फिर एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराना है, फिर एक बार क्रॉस इसके साथ इसके। समझ में आया ना? कैपिटल टी का क्रॉस एक बार इस कैपिटल टी से कराना है तो क्या किसका निर्माण होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। समझ में आया? फिर एक बार इसका क्रॉस, इसी का क्रॉस एक बार इसके साथ कराना तो किसका निर्माण होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिख रहा है? कैपिटल टी स्मॉल। फिर एक बार, अब ये तो दोनों हो गए, अब इसका क्रॉस एक बार इससे कराना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? फिर एक बार और इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी। अब देखो जो कैपिटल टी रहेगा वो लंबा होता है, जो स्मॉल टी होता है वो बौना होता है। और जो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है संकर लंबा होता है। क्या होता है? संकर लंबा। तो देखिए इसमें एक होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीन को प्रदर्शित करना, रासायनिक रूप से जीन को प्रदर्शित। फिनोटाइप मतलब लक्षण का दिखाई देना। जो लक्षण इसमें दिख रहा है वही, मतलब लंबा है कि बौना ये है। और इसमें जीनोटाइप मतलब जीन, कौन सा जीन बन रहा है। देखिए जीनोटाइप में बन रहा है 1:2:1। जीनोटाइप में 1:2:1, एक लंबा, दो संकर लंबा और एक बौना। और फिनोटाइप में 3 लंबा 1 बौना। फिनोटाइप में 3 लंबा 1 बौना, 3:1 रेशियो होता है। अब देखो ये जो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, इसका मतलब समझ लीजिए जैसे एक इंसान बहुत लंबा है और एक इंसान बहुत छोटा है। समझ में? एक इंसान बहुत लंबा है और एक इंसान बहुत छोटा है, तो छोटा वाला लंबे के आगे छिप जाता है, तो इसीलिए पर वो संकर रहेगा, पर छोटा वाला छिप जाएगा तो बड़ा वाला जो रहेगा उस वही रहेगा ना प्रभावी विशेषक। तो वही इसमें भी है, एक लंबा है और एक बौना है, तो ये बौना वाला छिप जाता है और यही रहता है, तो इसे संकर लंबा कहते हैं। इसका नाम होता है संकर लंबा
का नाम क्या है? शंकर लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी का आप जानते हैं क्या होता है? बौना होता है। और कैपिटल टी जो होता है लंबा होता है। इतना समझ में आया ना कैसे हुआ क्रॉस? अगर कोई पूछेगा जीनोटिपिक क्या होता है, 1:2:1 होता है। फिनोटिपिक क्या होता है? 3:1 होता है। 3 में क्या क्या होता है? तीनों लंबा होता है और एक बौना होता है। इसमें एक लंबा, दो संकर, एक लंबा, एक बौना। हो गया ना? अब देखो एक संकर संकरण के निष्कर्ष क्या होता है। एक संकर संकरण के निष्कर्ष, एक संकर संकरण के निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है आप लोग देखिए, एक संकर संकरण के निष्कर्ष। इसमें दो नियम आता है। पहला होता है एक प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। और दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। एक क्या होता है? प्रभाविता का नियम और एक होता है पृथक्करण का नियम। इतना समझना। प्रभाविता का नियम क्या होता है? एक एक संकर संकरण के आधार पे होता है। अगली हेडिंग बनाओ प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम होता है, प्रभाविता का नियम देखो अगली हेडिंग रहेगा प्रभाविता का नियम। पहला हेडिंग एकल संकर संकरण में प्रभाविता का नियम जो होता है, लक्षणों का जोड़ा, लक्षणों का जोड़ा जो होता है वह जोड़े की नियंत्रण करता है। में प्रभाविता का नियम यही यही बताता है जब एकल संकर कराते हैं लास्ट में 3:1 में जो फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है उसको ही प्रदर्शित करता है। यह होता है लक्षणों का कारकों का जोड़ा। कारक जो होता है वह लक्षणों के जोड़े के रूप में नियंत्रित करता है। लक्षणों के जोड़े में से एक जोड़ा खुद को प्रदर्शित करेगा जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और एक जोड़ा खुद को प्रदर्शित नहीं करता जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जब टू पीढ़ी में 3:1 में फिनोटाइप रेशियो प्रभाविता के नियम के द्वारा प्रदर्शित होता है। यही होता है कारकों। देखो प्रभाविता का नियम क्या है, पहले आप लोग देखिए क्या है। कारकों को लक्षणों का जोड़ा, लक्षणों का जोड़ा, कारकों को लक्षणों का जोड़ा नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कारकों को लक्षणों का जोड़ा नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद होता है एक लक्षण। एक लक्षण देखो कारकों को लक्षणों का जोड़ा नियंत्रित करता है। फिर उसी के बाद लिखो विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में एक कारक, विषम युग्मजी अवस्था में एक लक्षण या एक कारक या लक्षण यहीं लिख लो, खुद को प्रदर्शित करता है या खुद को व्यक्त करता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभावी विशेषक कहते हैं, जिसे प्रभावी कारक कहते हैं। सीधा लिखिए प्रभावी कारक कहते हैं। विषम युग्मजीय अवस्था में से एक कारक खुद को, जोड़े में से एक कारक, जोड़ा है तो एक कारक खुद को प्रदर्शित करेगा जिसे प्रभावी कारक कहते हैं। तथा उसी का आगे लिखो, तथा जोड़े में से एक कारक
खुद को एक जोड़े में से एक कारक जोड़े में से एक कारक खुद को प्रदर्शित नहीं करता है या व्यक्त नहीं करता है, खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसे अप्रभावी कारक कहते हैं। अप्रभावी कारक कहते हैं। इतना समझ में आया ना? अप्रभावी कारक क्या होता है? विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है? दोनों युग्मक अलग अलग, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, यही विषम युग्मजी है। तो विषम युग्मजी जो अवस्था में एक जोड़े में से एक कारक खुद को प्रदर्शित करेगा, जिसे प्रभावी लक्षण या विशेषक कहेंगे, और जो खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा उसे अप्रभावी विशेषक है। यही प्रभाविता का नियम है। अप्रभावी कारक कहते हैं किसी प्रक्रिया या क्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतना समझ में आया ना? इसी प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। नोट करके जल्दी से बताइए, नोट करिए आप लोग जल्दी से। देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं आप लोग का भी नोट इतना अच्छा होना चाहिए, और एक चीज, हर एक चीज आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं? जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग का भी कर्म होता है पढ़ने का ना, है कि नहीं भाई? हाँ, तब पढ़िए। अगला देखिए क्या है इसी में, नोट पॉइंट में लिखिए। प्रभाविता के नियम। देखिए जो प्रभाविता के नियम है, नोट पॉइंट में क्या रहेगा? 3:1 अनुपात में फिनोटाइप रेशियो का अनुपात, जो फिनोटाइप रेशियो का अनुपात जो 3:1 होता है, वह उसी को व्यक्त करता है प्रभाविता का नियम। F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है। प्रभाविता का नियम जो होता है, फिनोटाइप में 3:1 अनुपात में अनुपात को दर्शाता है, यही प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम यहाँ से देखिए क्या होता है, कारकों को लक्षणों का जोड़ा नियंत्रित करेगा, और विषम युग्मजीय लक्षण में से एक जोड़े में से एक कारक खुद को प्रदर्शित करेंगे, जिसे प्रभावी कारक, और जो जोड़ा खुद को प्रदर्शित नहीं करेगा उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। इसी प्रक्रिया प्रभाविता का नियम कहलाता है। प्रभाविता का नियम के बाद F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात को पुनः दिखाई देना प्रभाविता का नियम। अब समझ में? आप देखिए दूसरा हेडिंग क्या है, F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटाइप अनुपात का पुनः दिखाई देना या दर्शाना ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग क्या होती है, पृथक, इसमें और एक होता है प्रभाविता के नियम के अपवाद। प्रभाविता के नियम के अपवाद। प्रभाविता के नियम के अपवाद में एक होता है अपूर्ण प्रभाविता और एक होता है सप्रभाविता। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले लिख लीजिए। एक होता है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, और एक होता है सप्रभाविता का नियम। दूसरा क्या होता है,
प्रभाविता का नियम। माई हवे बुझबो तो माई के उतवे में बस बा। देखिए क्या होता है प्रभाविता के नियम के अपवाद में, अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सप्रभाविता का नियम प्रभाविता के नियम के अपवाद है। आप लोगों को समझ में आया होगा तो भाई कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को हमारा लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो ऐसा मत करिए। बस अब क्या कह सकते हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे आप लोग क्यों आते हैं। दूसरा नियम क्या है एकल संकर संकरण में? दूसरा नियम यह है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण समझ में आवता कि ना तो सब बताओ पहले। जोन हम पढ़ावत है समझ में आवता ना? ना आवत हो तो बता दे सर जी ना आवता। हाँ एकदम ठेठ भाषा आवता, आवेला कि नहीं समझ में जो पढ़ाई ला हम आवेला ना? तो क्यों आप लोग वीडियो को शेयर और कमेंट लाइक नहीं देते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं? पृथक्करण का नियम क्या होता है देखिए, चलिए आप लोगों से छोड़िए। पृथक्करण का नियम जो होता है युग्मक, पृथक्करण को नियम को विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इसे देखो पृथक्करण का नियम या इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते या फिर विसंयोजन भी कहते हैं। पृथक्करण को विसंयोजन भी कहते हैं। देखिए युग्मक निर्माण के समय इसका इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। युग्मक का जब निर्माण होगा, युग्मक निर्माण के समय किसी जीन का एलील यादृच्छिक रूप से पृथक होते हैं और पृथक हुए एलील किसी भी जीन का एलील यादृच्छिक रूप से पृथक मतलब अलग होते हैं और अलग होते युग्मक किसी भी जीन या किसी भी एलील के साथ जाने की प्रायिकता रखते हैं। उसे ही क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम। फिर से समझें, युग्मक निर्माण के समय किसी भी जीन का एलील यादृच्छिक रूप से पृथक होते हैं और पृथक होते हुए युग्मक किसी भी एलील के साथ जाने की प्रायिकता रखते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय किसी भी जीन का एलील यादृच्छिक रूप से रैंडम में यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम में है। एलील रैंडम में क्या होता है, यादृच्छिक का मतलब होता है एलील यादृच्छिक रूप से अलग या पृथक होते हैं तथा पृथक होते एलील किसी भी युग्मक के साथ विसंयोजित हो जाते हैं। विसंयोजित हो जाते हैं जिसे विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं।
विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया ना? इतना आप लोगों को समझ में आया नहीं? पृथक्करण का नियम क्या होता है? युग्मक निर्माण के समय किसी भी जीन का एलील यादृच्छिक रूप से पृथक होते हैं तथा पृथक होते एलील किसी भी युग्मक के साथ विसंयोजित हो जाते हैं। इसे विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का भी नियम कहते हैं। नोट में लिखिए। नोट में क्या होता है? F2 पीढ़ी में पौने लक्षण का पुनः दिखाई देना पृथक्करण की पहचान है। पृथक्करण की पहचान है। समझ में आ गया ना? अब एकल संकरण पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब अगली हेडिंग क्या रहेगा? आरसी पुन्नेट चेकर बोर्ड विधि क्या होता है? एक ये है, छोटा सा पॉइंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है, खाली वैज्ञानिक का नाम ही पूछ। चेकर बोर्ड विधि क्या है? चेकर बोर्ड विधि क्या होता है? देखिए, चेकर बोर्ड विधि किसने दिया था? आरसी पनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चेकर बोर्ड विधि जो होता है इसको आरसी पनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। में देखिए कैसे एकल संकरण कैसे होता है। एक बॉक्स में एकल संकरण की क्रिया होती है। ऐसा रहेगा बॉक्स, देखो कैसे होगा इसका। एक बॉक्स है, अब देखिए इसका क्रॉस कैसे कराएंगे। पहले एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराए, कैपिटल टी हो गया लंबा। फिर एक बार क्रॉस इसके साथ शंकर लंबा हो गया ना। फिर एक बार क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर एक बार इससे निर्माण वाही हुआ नहीं, कैपिटल टी। देखिए कैसे हमने करवाया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा, हम समझ रहे हैं आप लोग। देखिए कैसे करवाए हमने। सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इतना समझ में आया? फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी। यही चेकर बोर्ड विधि है। बॉक्स में एकल संकरण की क्रिया कराते हैं चेकर बोर्ड विधि द्वारा। समझ में नहीं है कैसे हुआ है ना? इसमें देखो, इसमें भी जीनोटिपिक जो होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है, देखिए जीनोटाइप में 1:2:1 है, फिनोटाइप 3:1 है। यही होता है चेकर बोर्ड विधि। समझ में आया ना? और जो हम लोग अभी ऐसे तीर से कर रहे थे, ऐसे वाला, उसको हम फोर्क लाइक मेथड कहते हैं। इस विधि को जो हम ऐसे हम लोग किए हैं, ये वाला, ये विधि जो होता है, इससे
फॉर्क लाइक मेथड कहते हैं, मेथड कहते हैं। यहाँ तक हो गया ना। देखिए हम लोग क्या क्या आज पढ़े हैं, इसके बाद कल पढ़ा जाएगा। यहाँ से पढ़े मेंडल का एकल संकर संकर नियम, एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकर कराता है। ये देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ये पढ़ाएं आज। फिर इसके बाद ये पढ़ाएं कैसे एक संकर संकर कराया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा एक संकर संकर के निष्कर्ष, प्रभाविता नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम पूरा बताए हैं। फिर उसके बाद पृथक प्रभाविता का नियम का पद 2 होता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सप्रभाविता का नियम। अब पृथक्करण का नियम बताया पूरा। फिर उसमें पृथक्करण के नियम के बाद चेकर बोर्ड विधि, RC पुनेट नाम वैज्ञानिक ने दिए था, इन्होंने ऐसे बताया था, एक डिब्बे में होता है। इसके बाद हम कल पढ़ाते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है, अगली हेडिंग रहेगा लेक्चर 4 जब आएगा, द्विसंकर संकरण क्या होता है। आप लोग पहले इस लेक्चर को अच्छे से एकदम देखिए, जो ना समय में कमेंट में करके बताइएगा, हम फिर से बता देंगे आप सभी को। समझ में आया? ओके ठीक है, कल इसके बाद हम कल लेके आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।